नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नगरपालिका अध्यक्ष के दावेदारों में जुड़ा एक और नाम। 2 बार की पार्षद सरिता केवल सोनी करने की दावेदारी। ड्रेनेज सिस्टम और नगर का सौंदर्यीकरण होगी प्राथमिकता। आयुष मंत्री सहित आयोग अध्यक्ष से की मुलाकात। नहर में डूबे व्यक्ति का दूसरे दिन मिला शव। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत जागपुर नहर का मामला। नहर पार करते समय तेज बहाव में बह गया था मृतक। बालाघाट नगरपालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 7 अगस्त को। नगरीय निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए तिथियां निर्धारित। लांजी में 6 और कटंगी में 8 अगस्त को होगा निर्वाचन। वारासिवनी नगरपालिका में 10 अगस्त को निर्वाचन। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आम जनता में सुरक्षा की भावना एवं विश्वास बनाए रखने के लिए बेसिक पुलिसिंग के तहत पुलिस महानिदेशक भोपाल के निर्देशानुसार 30 जुलाई को सायं लगभग 6 बजे से 8 बजे तक बालाघाट मुख्यालय में बाजार संवेदनशील तथा भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल मार्च किया, लोगों से चर्चा की। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह, डीआईजी अनुराग शर्मा, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक, एडीएसपी विजय डाबर, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा, रक्षित निरीक्षक गितेश वाइकर, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। नगर के आंबेडकर चौक से पुलिस का पैदल मार्च नगर के कालीपुतली चौक, मेन रोड, श्री शिव साई मंदिर, मरारी मोहल्ला, बैहर चौकी होते हुए बस स्टैंड पहुंचा। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने शहर व्यवस्था देखी और दुकानों एवं समूह में खड़े लोगों से चर्चा की। पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार पैदल मार्च निकाला गया था ताकि लोगों और समाज में सुरक्षा और विश्वास की भावना बनी रहे। यह एक प्रभावी कदम है और इससे लोगों की समस्या जानने का अवसर मिलता है। पैदल मार्च के दौरान लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। लोगों की समस्या यातायात को लेकर है, खासकर सकरी गलियों और क्षेत्रों में लोग वाहनों की आवाजाही से परेशान हैं, जिसे संज्ञान में लिया गया है और इसका उचित समाधान किया जाएगा। ये जो बेसिकली ये पैदल मार्च है, फ्लैग मार्च नहीं है। वो होता है कि भाई सभी अधिकारी और फोर्स इकट्ठा होकर शहर में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, तो ये पैदल मार्च है। और ये जो हमारे डीजी साहब हैं वो भी मीटिंग में बोलते रहते हैं कि भाई पैदल घूमना चाहिए पुलिस को, बड़ा प्रभावी होता है। और आज ही जो है ना आदेश हुआ कि आज शाम को पैदल मार्च निकालें सभी और जनता के बीच शहर में घूमते हुए जनता से मिलें, लोगों से मिलें और उनकी समस्या जाने। कोई समस्या तो नहीं है किसी तरह की। हाँ सर, अभी भ्रमण में जो काफ़ी समस्याएं चर्चा की आपने, तो क्या समस्याएं प्रमुख रूप से? उसमें कुछ लोगों से बात हुई तो कुछ जगह ट्रैफिक का उन्होंने बताया कि अंदर कुछ संकरी गलियां हैं जिनमें बड़ा व्हीकल आमने सामने से आ जाते हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है। मेनली ट्रैफिक वाली इस तरह की बातें बताई हैं, तो वो हैं हमारे संज्ञान में, वो उन पे भी जो उचित कार्रवाई हो करें। गली में आप भी पहुंचे थे सर, वहाँ पे क्या स्थिति देखे? हाँ, वो लोगों ने, जिन लोगों से मिला उन्होंने बताया था कि उन गलियों में समस्या है ट्रैफिक की। तो आज तो बेसिकली ये अपना है सैटरडे है, शनिवार है, तो शनिवार को थोड़ा कम रहता है, लेकिन वो समस्या हम समझ गए थे, तो देखते हैं उसका उचित जो भी समाधान होगा वो करेंगे। बरसात से मौसम परिवर्तन के कारण जिले में तेजी के साथ संक्रामक बीमारी पांव पसारना शुरू कर रही है। इस क्रम में जिला अस्पताल के ओपीडी में बुखार, सर्दी, जुकाम के अलावा पीठ दर्द, उल्टी और दस्त के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। वहीं इन बीमारियों से मरीजों के भर्ती होने की संख्या भी बढ़ी है, जिसके कारण अस्पताल में बेड की कमी होने से मरीजों का जमीन पर उपचार किया जा रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण जिले में तेजी से संक्रामक बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल के ओपीडी में बुखार, सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त और पेट दर्द से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि संक्रामक बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है।
आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बड़ी है। जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिले में मौसम परिवर्तन के कारण बच्चों और बड़ों में मौसमी बीमारी का बड़ा असर देखा जा रहा है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सर्दी, खांसी और बुखार तथा उल्टी, दस्त और पेट दर्द से पीड़ित हो रहे हैं। बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार के अलावा मौसमी बीमारी का बड़ा असर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में अक्सर पानी से जुड़ी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि जलीय जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते जितना हो सके पानी को उबाल कर पिएं। यही नहीं बल्कि उल्टी, दस्त होने पर घबराएं नहीं, बल्कि गर्म पानी के साथ ORS का घोल बनाकर पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। डॉक्टर लांजेवार ने बताया कि मौसम परिवर्तन होने से संक्रामक बीमारियों के बढ़ने से अस्पताल में OPD और भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चूंकि मेडिकल वार्ड में विस्तार नहीं होने के कारण मरीजों को भर्ती कराने की समस्या है, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन उनके उपचार का पूरा ध्यान दे रहा है। बनिस्बत संक्रमण बीमारियों के असर से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि निजी अस्पतालों में भी इन दिनों मरीजों की खासी भीड़ है कि अभी जो मौसम है वो बारिश का टाइम है, बरसात की सीज़न चल रहा है। इसमें ये होता है कि जो बारिश के पानी से जो पानी रहता है, जो स्टोर वाटर रहता है, वो ज़्यादातर थोड़ा गंदा हो जाता है, जिसे मट मैला कहते हैं। और वो पानी नगर पालिका से सप्लाई होते हुए, क्लोरिनेटेड होते हुए घरों में जो आता है, ज़्यादातर घरों में जो RO प्लांट यूज़ करते हैं और फिल्टर होकर आता है, लेकिन उसमें फिर भी वो थोड़ा सा अंश रह जाता है, जिससे संक्रमण और गैस्ट्राइटिस, पेट का संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और फिर क्या होता है कि गर्मी के बाद में जैसे बरसाती सीज़न आता है तो बहुत सारे कीट ऊपर आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि पानी में ये सब तैरने लग जाते हैं, जिससे ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और थोड़ा सा मौसम सर्द मौसम होता है, नमी वाला मौसम होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है वातावरण में, उसमें ये रहता है कि थोड़ा सा सर्दी भी हो जाती है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए तिथि की घोषणा कर दी है, जिसके तहत लांजी नगर परिषद में 6 अगस्त, बालाघाट नगर पालिका में 7 अगस्त, कटंगी नगर परिषद में 8 अगस्त एवं वारासिवनी नगर पालिका में 10 अगस्त को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाएगा। जहां बालाघाट नगर पालिका में पीठासीन अधिकारी कलेक्टर होंगे, वहीं अन्य स्थानों पर पीठासीन अधिकारी SDM होंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बालाघाट जिले के 4 नगरीय निकायों बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी एवं लांजी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए तिथियां निर्धारित कर दी हैं। इसके साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए प्राधिकृत एवं पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। नगर परिषद लांजी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही 6 अगस्त को की जाएगी। इसके लिए लांजी की अनुभागीय अधिकारी राजस्व ज्योति ठाकुर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पालिका परिषद बालाघाट के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही के लिए 7 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद बालाघाट के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही पीठासीन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा संपन्न कराई जाएगी। नगर परिषद कटंगी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही 8 अगस्त को की जाएगी। इसके लिए अनुभागीय अधिकारी कटंगी कामिनी सिंह ठाकुर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पालिका परिषद वारासिवनी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही 10 अगस्त को की जाएगी। इसके लिए वारासिवनी के अनुभागीय अधिकारी राजस्व KC बोपचे को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही इन निर्धारित तिथियों को प्रातः 10:30 से शाम 6 बजे तक संबंधित नगरीय निकाय के सभा हॉल में की जाएगी। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए बिजली की बचत करना होगा। हम आज जितनी बिजली की बचत करेंगे और दुरुपयोग रोकेंगे, वही भविष्य में काम आएगी। पर्यावरण संरक्षण एवं भविष्य की जरूरत के लिए जैसे हम अभियान चलाते हैं, वैसे ही हमें बिजली की बचत एवं दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाना होगा।
यह बातें मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन मंत्री रामकिशोर नानू कावरे ने 30 जुलाई को नवीन जिला पंचायत भवन बालाघाट में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित उज्जवल भारत एवं उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदगण, एनटीपीसी के वरिष्ठ प्रबंधक संदीप साखरे, सहायक प्रबंधक पीसी पट्टे, एसडीएम संदीप सिंह, मध्य प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बालाघाट के अधीक्षण यंत्री MA कुरैशी, संभागीय अभियंता दीपक उइके, वारासिवनी एवं लक्ष्मण सिंह बालाघाट, कार्यपालन यंत्री गायत्री गेडाम, सहायक यंत्री रवि कुमरे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री कावरे ने अपने संबोधन में कहा कि बिजली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के आने के साथ ही बिजली का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ बिजली सप्लाई के संसाधनों की क्षमता बढ़ाना पड़ रहा है। पहले गांव में एक ट्रांसफार्मर से काम चल जाता था, लेकिन अब 3-3 ट्रांसफार्मर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ रहेंगे तो बिजली की बचत के महत्व को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकेंगे। 20-25 ट्रांसफार्मर बुला के रख दो, आवश्यकता पड़े वो ट्रांसफार्मर आपके पास में स्टोर रूम में रहेगा, लेकिन कमी नहीं जाना चाहिए। देखिए, कमी की पूर्ति हम ही करेंगे, कोई बाहर वाला नहीं करेगा। और उसका प्लान के साथ में करोगे तो सफल होगे। कोई भी काम को प्लान के साथ करेंगे तो सफल होंगे। पर बिजली की समस्या से हम जूझते रहते। कोई बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा पार्ट रहता, हाहाकार मच जाता है। जैसी लाइट चालू आती भूल जाते हैं सब चीज को। बीच में जब कटौती हुई परेशान हो रहे थे। कुरैशी जी अलग परेशान हो, हम अलग परेशान हो। लेकिन जैसे एक सप्ताह बाद समस्या का समाधान हो गया, मामला खत्म। उन परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से हमको चलते आना चाहिए। सारी व्यवस्था हमारे पास में, सब कुछ हमारे पास में है। इसलिए हमारे उत्पादन के साथ में हमारी खपत की चिंता हम तो करते ही हैं। बिजली बिल की जो बातें आती है, मैं एनटीपीसी के वरिष्ठ प्रबंधक संदीप साखरे ने इस अवसर पर बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिजली के क्षेत्र में अब तक देश में हुई प्रगति एवं आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2047 तक बिजली के उपयोग संबंधी परिकल्पनाओं को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बालाघाट के अधीक्षण यंत्री MA कुरैशी ने इस अवसर पर बताया कि बिजली संबंधी तमाम समस्याओं एवं शिकायत, बिजली बिल अधिक आने, ट्रांसफार्मर खराब होने, बिजली बिल नहीं होने आदि के लिए 1912 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। RDSS के अंतर्गत जिले में 7 नए विद्युत उपकेंद्र बनाए जाएंगे। जिले में स्थित 23 उपकेंद्रों में कैपेसिटर लगाया जाएगा। 923 किलोमीटर लंबाई के खुले तारों वाली लाइन को केबल तारों में बदला जाएगा। पेपरलेस बिजली बिल की योजना माह अगस्त 2022 से प्रारंभ की जा रही है। अब उपभोक्ताओं को कागज में बिल नहीं दिया जाएगा। आज उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 इस तरह से विद्युत के संबंध में एक कार्यक्रम है, विद्युत महोत्सव का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम केंद्रीय सरकार विद्युत मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें हर जिले के एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, वह और विद्युत मंडल मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है वह बिजली में क्या विकास हुए हैं और उससे क्या आम जनजीवन में फ़ायदा मिला है, इसके बारे में लोगों को बताने के लिए है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर स्कूली बच्चों के बीच रामेश्वर कटरे मेरा गांव मेरा तीर्थ उद्देश्य को लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों को छतरी का वितरण किया। हालांकि इसके पहले वे निरंतर कई वर्षों से स्कूली बच्चों के बीच जाती रही हैं। आज फिर रामेश्वर कटरे जनपद पंचायत परसवाड़ा खुरमुंडी उकवा वन क्षेत्र मोहनपुर सोनवा ने लत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें छतरी का वितरण किया। साथ ही सभी मिलकर वृक्षारोपण भी किया।
इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि हमारे दैनिक जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। जीवन की दशा दिशा यहीं से तय होती है। यह वह समय है जब हम जो चाहें बन सकते हैं। बस आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जिसका जितना आत्मविश्वास मजबूत होगा वह जीवन में सफल होगा। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने शैक्षणिक विषयों के अलावा उन्हें हमारे महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ना चाहिए। महापुरुषों की जीवन गाथा हमारे लिए प्रेरणादायी होती है, जो हमारे जीवन को सरल, सहज और बेहतर बना देती है। बीते 2 वर्ष कोरोना काल के चलते शैक्षणिक संस्थानों में हम नहीं पहुंच पाए। पुनः जो शैक्षणिक व्यवस्था कोरोना काल के चलते बच्चों की चरमरा गई थी। सरकार सतत प्रयासरत है कि बच्चे हमारे गांव के हर बच्चा साक्षर हो और शिक्षा के माध्यम से अपने गांव समाज का निर्माण कर सके। गत 29 जुलाई को भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम जागपुर नहर में डूबे 50 वर्षीय व्यक्ति का शव 30 जुलाई को होमगार्ड, एसडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद भरवेली पुलिस ने बड़ा जागपुर निवासी धनीराम नकपुरी का शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पीएम करवाने जिला चिकित्सालय भिजवा दिया। मामले में भरवेली पुलिस ने बरकायम कर जांच में लिया है। बताया जाता है कि गत 29 जुलाई को धनीराम नकपुरी जब नहर से भैंस के साथ पार कर रहा था, इस दौरान ही तेज पानी के कारण वह बह गया था, जिसकी सूचना मिलने पर भरवेली पुलिस घटनास्थल पहुंची थी, जहां की स्थिति को देखते हुए भरवेली पुलिस ने कंट्रोल रूम के माध्यम से आपदा प्रबंधन दल, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को बुलवाया था। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर नहर में बहे धनीराम को काफी तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया था। चूंकि उसे खोजते हुए रात हो जाने के कारण रेस्क्यू अभियान को बंद कर दिया गया था, जो 30 जुलाई को सुबह 8 बजे से फिर चलाया गया और लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद होमगार्ड, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों की टीम ने नहर में बहे 50 वर्षीय धनीराम का शव खोज निकाला, जिसमें टीम प्रभारी एएसआई महेश कुमार उइके, हवलदार राम भरोसे वरकड़े, एनसीओ रामचरण क्षीरसागर, सैनिक मधुकर बिसेन, मानिक ठाकरे सहित अन्य की भूमिका सराहनीय रही। गुजरात में शराबबंदी के बाद भी यहां जहरीली शराब से 55 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोगों के इलाजरत होने की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश सरकार का फेलियर बताते हुए इसे शर्मनाक और चिंतनीय करार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें गुजरात की प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने कहा कि गुजरात प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी है। यही नहीं बल्कि इस प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी आते हैं। बावजूद इसके प्रदेश में संरक्षण और अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिसका जीवंत प्रमाण राज्य में जहरीली शराब से 55 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोगों के अस्पताल में इलाजरत होना है। इससे साफ है कि शराबबंदी के बावजूद अवैध और जहरीली शराब का व्यवसाय गुजरात में चल रहा है। यही नहीं बल्कि शराबबंदी के बावजूद अवैध और जहरीली शराब रोकने में सरकार असफल हुई है, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वर्तमान सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। आम आदमी पार्टी यही नहीं रुकी। पार्टी जिलाध्यक्ष ने इसी बहाने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती को भी असहाय और लाचार बताते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर जब प्रदेश की सरकार अपनी पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं सुन रही है तो आम आदमी की बात दूर है। गुजरात में शराबबंदी है और शराबबंदी रहने के बावजूद भी वहाँ धड़ल्ले से वहाँ की जो सरकार है उसके नाक के नीचे, भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे उस गुजरात में जहरीली शराब का अवैध धंधा फल फूल रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं? सरकार, भाजपा की सरकार खुद वहाँ पे पीछे के रास्ते जो है करोड़ों रुपये इस जहरीली शराब और वहाँ पे जो अवैध रूप से जो शराब का बिजनेस चल रहा है उसमें उन लोग संलिप्त हैं। इसलिए हमने, और वहाँ पे 55 लोगों की मृत्यु हो गई, 150 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं क्या। और उसी गुजरात से हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं। उसी गुजरात से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं।
ये कैसा सिस्टम है कि पूरे देश में आपके पास गृह मंत्रालय आपके पास में देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी आपके उस राज्य में, गुजरात राज्य में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद में वहाँ धड़ल्ले से ये व्यापार चल रहा है, उसके ऊपर में संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस व्यापार में अवैध शराब के धंधे में लिप्त है और इनके लोग वहाँ पे ये अवैध धंधा कर रहे हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं। और संरक्षण देने के बाद में जब ये धंधा खुला, जब वहाँ मौतें हुई, तब पता चला पूरे देश को। ये शर्मनाक बात है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसको संज्ञान ले रहे हैं। ऐसी सरकार को वहाँ पे बर्खास्त कर महामहिम हमारी जो राष्ट्रपति है उनको हम ज्ञापन सौंप रहे हैं जिला कलेक्टर के द्वारा कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाएं। इस दौरान नगर अध्यक्ष शिव जायसवाल, आप नेता टीसी भांगड़कर सहित अन्य आप कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूरा देश और प्रदेश सहित बालाघाट जिला मानव तस्करी से जूझ रहा है। खासकर जिले के आदिवासी अंचलों से बच्चों की तस्करी के मामले सामने आते जा रहे हैं। बाल तस्करी में अक्सर तस्कर बालिका होने पर उसे वेश्यावृत्ति में धकेल देते हैं, तो बालक होने पर उसे भीख मांगने पर लगा देते हैं। अक्सर काम के प्रलोभन से बच्चों की तस्करी को अंजाम दिया जाता है, जिसे रोकने और इससे बचाव की आज जरूरत ज्यादा महसूस की जा रही है। इसी कड़ी में बाल कल्याण समिति और आवास संस्थान ने बाल तस्करी दिवस पर बाल तस्करी को रोकने और इससे बचाव को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानकारी दी। बाल कल्याण समिति सदस्य नमिता चिले ने बताया कि बाल तस्करी के राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है, लेकिन इस प्रदेश से बाल तस्करी के राज्यों से कैसे निकलें, इसके लिए न केवल सरकार, प्रशासन या पुलिस को सोचना होगा, बल्कि हमें भी जागरूक होना होगा। सामान्यतः टीवी, अखबार और अन्य माध्यमों में बाल तस्करी और उसके रोकने के उपायों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसी बात का नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाए तो लोगों के मानस पटल पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए हमने आवास संस्था के सहयोग से बाल तस्करी को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत शहर के ऐसे स्थल पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जहां लोगों में बाल तस्करी के प्रति जागरूकता आ सके। आज बाल तस्करी दिवस है, जिसपे हम संस्थाओं ने मिलकर के चाइल्ड लाइन के साथ एक छोटा सा नाटक का कार्यक्रम रखा था, ये बताने के लिए कि बाल तस्करी को किस प्रकार से रोका जाए। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान में कि बाल तस्करी बहुत हावी है और जिसमें सबसे ज़्यादा शिकार इसके बच्चे हो रहे हैं। बच्चों को लेकर के ले जाते हैं और उनके साथ कई प्रकार के जो काम होते हैं उसमें सारे गलत काम होते हैं। अच्छे काम तो हो नहीं पाते कि उनको शिक्षा दिलाई जाती है, या तो उनको वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, या भीख मंगवाई जाती है, या और भी गलत काम होते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और ख़ास तौर से बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने एक कार्यक्रम ऐसी जगह पे रखा था कि आम जनता सुने, देखे, समझे, ताकि ये जो अपराध है ये किसी प्रकार से रुके। किताबों में है, पेपर में है, न्यूज़ में है, सब कुछ है, लेकिन देखने सुनने से जो इसका फ़र्क एक अलग पड़ता है। इसलिए आज हमने ये पहल की थी कि हम इसको सबके सामने नाटक के तौर पे प्रस्तुत करें। आवास संस्था समन्वयक शिवगिरी गोस्वामी ने बताया कि विगत काफी समय से आवास संस्था एनएसएस के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर बाल संरक्षण और बाल तस्करी को लेकर कार्य कर रही है, जिसके तहत संस्था से जुड़े स्वयंसेवक, छात्र छात्राएं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। सर, आज एक्चुअली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है, तो इसकी जन जागरूकता के लिए हमारे द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया है, ताकि आने जाने वाले जो यात्रीगण हैं, लोग हैं, इन तक हम बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखें, महिलाओं को, पुरुषों को, जो मानव दुर्व्यापार हमारे यहाँ पे चल रहा है, इसे हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसके लिए हमने जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक किया है। कितनी सदस्य हैं आप लोग? हमारे पास में 10 बच्चे हैं सर। ये एनएसएस के बच्चे हैं, स्वयंसेवी बच्चे हैं कॉलेज के, तो बैहर ब्लॉक से आए हुए बच्चे हैं ये। अच्छा, कौन कौन शामिल है इसमें? बच्चों के नाम नहीं, ये मतलब कौन सी संस्था है? ये आवाज़ संस्था है। आवाज़ संस्था मुख्य रूप से बाल संरक्षण और तस्करी के मुद्दों पर ही काम करता है। ट्रैफिकिंग से लेकर जो भी इशू रहते हैं, तो हम विभाग के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते हैं। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए PTV न्यूज़।